विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। विक्रम विश्वविद्यालय भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में स्थित है। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? सातवाहन राजवंश के द्वारा। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। सातवाहन राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। अमरावती वास्तुकला को सातवाहन राजवंश के पश्चात इक्ष्वाकुओं द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? राहुल। गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल थे। उपाली ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंद ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई तथा उनके शिष्य थे। उपगुप्त ये सम्राट अशोक के गुरु थे। निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ का प्राचीन काल के वैदिक यज्ञों में से प्रमुख स्थान है। अश्वमेध शब्द में अश्व शब्द का अर्थ है घोड़ा तथा मेघ शब्द का अर्थ है बलि। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदायों में बांटा गया है। श्वेतांबर समुदाय के साधु श्वेत वस्त्र और दिगंबर समुदाय के साधु नग्न अवस्था में रहते थे। जैन धर्म में स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहे गए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास रख करता है? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। न्याय दर्शन 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन का प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। 6 वैदिक दर्शन निम्नलिखित है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूकनाद है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बदरायण हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग समकालीन थे हर्षवर्धन के। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समकालीन थे। ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है। ह्वेनसांग को यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। सीतानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। सीतानवासन की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। सीतानवासन की गुफाएं तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई जिले में स्थित है। सीतानवासन की गुफाओं को अरीबर कोइल भी कहा जाता है। सीतानवासन की गुफाओं का निर्माण द्वितीय शताब्दी में हुआ था।
तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन वर्ष लगभग 250 ईसा पूर्व में मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के संरक्षण में तथा इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। इसका आयोजन राजगृह में किया गया था। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन 383 ईसा पूर्व में काल अशोक के संरक्षण में तथा सावाकामी की अध्यक्षता में वैशाली में आयोजित किया गया था। चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन 72 ईसा पूर्व में कनिष्क के संरक्षण में तथा वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? मौर्य वंश। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में सारनाथ में स्थित है। धामेक स्तूप के बारे में यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इसी स्थान पर दिया था। धामेक स्तूप को सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे उत्तरापथ कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में ग्रांड ट्रंक रोड के पुनः निर्माण का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड का अन्य नाम सड़क आजम भी था। किसने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? अशोक ने। अशोक ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित किया था। अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक वर्ष 269 ईस्वी पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। यह युद्ध उड़ीसा में 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ने तथा बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कलिंग युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार को देख लिया था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय हुआ, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? 14।
सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। सम्राट अशोक के समय के इतिहास की जानकारी हमें इन्हें 14 शिलालेखों के द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट अशोक के शिलालेख को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी। हर्यक वंश की राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? पाल वंश। उपरोक्त में पाल साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा। प्रतिहार साम्राज्य का शासन अवधि 8वीं से 11वीं शताब्दी तक था। पाल साम्राज्य का शासनकाल अवधि 750 से 1174 ईस्वी तक था। सेन साम्राज्य का शासनकाल अवधि 1070 से 1230 ईस्वी तक था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का शासनकाल अवधि 735 से 982 ईस्वी तक था। सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? पोटीन। सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तांबे और चांदी का मिश्रण पोटीन कहलाता है। सातवाहन राजवंश के राजाओं द्वारा कांस्य, तांबे, चांदी, पोटीन तथा अन्य सिक्कों को अपने शासनकाल में प्रचलित किया गया था। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? धम्म महामात्र। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए अपने नए पद धम्म महामात्र का निर्माण किया था। प्राचीन भारत में राज्य की शासन व्यवस्था के अंतर्गत धम्म महामात्र नामक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। धम्म महामात्र का कार्य राज्य में धर्मानुशासन का निर्माण करने से था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? मौर्य वंश। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? उड़ीसा। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में उड़ीसा पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? सातवाहन ने। भारतीय राजवंश सातवाहन ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के शासकों ने तांबे, चांदी, शीशे, कांस्य तथा पोटीन के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश के शासकों ने मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्सों पर शासन किया था। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में हुआ था। आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञों में महत्वपूर्ण स्थान है। आर्यभट्ट ने दो प्रमुख पुस्तकें
आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत की रचना की। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? चोल वंश से। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल साम्राज्य से संबंधित है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा में भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? शिल्पाधिकारम। तमिल साहित्य का महाकाव्य शिल्पाधिकारम है। शिल्पाधिकारम महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासनकाल में हुई थी। शिल्पाधिकारम महाकाव्य 3 भागों में विभक्त है। शिल्पाधिकारम महाकाव्य के लेखक इलांगो आदिगल हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तप्त मिट्टी की ईंटें। हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान में स्थित है। पंजाब राज्य के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? धन्वंतरि को। धन्वंतरि को औषधि का देवता कहा जाता है। धन्वंतरि आयुर्वेद के प्रणेता थे। धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। धन्वंतरि की प्रमुख पुस्तकों में रोग निदान तथा वैद्य चिंतामणि है। विज्यालय चोल वंश का संस्थापक था। वह पहले सामंत था। पल्लवों का। विज्यालय चोल वंश का संस्थापक था। वह सब पहले पल्लव वंश का सामंत था। 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ है? एलोरा की गुफाओं में। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा एलोरा की गुफाओं में पाई गई है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। अजंता की बौद्ध गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बराबर की गुफाएं जहानाबाद बिहार में स्थित है। हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? खारवेल के द्वारा। हाथी गुफा खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। खारवेल कलिंग के शासक थे। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण है। होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? द्वार समुद्र। होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल साम्राज्य के संस्थापक नरपकाम द्वितीय थे। होयसल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज्य किया था। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? चालुक्य वंश का। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। चालुक्य राजवंश की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने तत्कालीन कनौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य राजवंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था।
चालुक्य राजवंश की भारत में कई शाखाएं थीं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश की शाखा बतापी बदामी से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चालुक्य राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली था। चालुक्य राजवंश का प्रारंभिक इतिहास तथा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल शिलालेख में प्राप्त होती है। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? राजा राज ने। चोल राजा राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। चोल राजा राजा राज ने अनेक नौसेना के अभियानों का संचालन किया था। अपने एक नौसेना के अभियान के दौरान इन्होंने भारत के दक्षिण भाग तथा मालदीव को विजित कर लिया था। मालदीव पर विजय चोल राजा राजराज ने की अंतिम विजय थी। कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत ही शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी? पल्लव वंश। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। पल्लव ने 3वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर राज्य किया। पल्लवों के अंत के बाद दक्षिण भारत में चोलों का उदय हुआ था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। किस वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? पांड्य ने। पांड्य वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। वर्तमान में मदुरै भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस वर्ष में हाइड्रोस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? 326 ईसा पूर्व में। वर्ष 326 ईसा पूर्व में हाइड्रोस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। हाइड्रोस्पेस की लड़ाई पोरस तथा सिकंदर महान के मध्य हुई थी। इस लड़ाई को झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इस प्रकार के द्वार मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर मुख्यतः द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार के रूप में गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव शासकों ने किया था। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? मुंडकोपनिषद में। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद में वर्णित है। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ है सत्य की जीत। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंहवर्मन द्वितीय का शासनकाल लगभग वर्ष 695 से 720 ईस्वी तक रहा। महाबलीपुरम के शोर मंदिर तथा कैलाश मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? मंदिर से। वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द मंदिर निर्माण से संबंधित है। पंचायत शैली में एक केंद्रीय मंदिर 4 अन्य मंदिरों के द्वारा घिरा होता है। पंचायत शैली में निर्मित प्रमुख मंदिरों में खजुराहो में स्थित कंडारिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर भुवनेश्वर में
स्थित लिंगराज मंदिर तथा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर आदि प्रमुख है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? जयपुर के जयसिंह द्वितीय के द्वारा। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण वर्ष 1724 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य 4 जगह पर जंतर मंतर वाराणसी, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? राजेंद्र चोल प्रथम ने। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगैकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1035 ईस्वी में हुआ था। इसको गंगैकोंडा चोलपुरम बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के अरियल्लूर जिले में स्थित है। राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक था। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य का हासन जिले में स्थित है। यह 2 पहाड़ियों चंद्रगिरी तथा विंध्यगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित एक प्रमुख स्थान है। गोमतेश्वर की प्रतिमा भी यहीं पर स्थित है। श्रवणबेलगोला जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्राचीन स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षण इसी स्थान पर व्यतीत किए थे। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ था? कुषाण वंश के। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कर्णफिश को माना जाता है। कुषाण वंश ने कला एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कुषाण वंश का शासक कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लव वंश के। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर के अग्रभाग का निर्माण राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय के पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। यह मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है पल्लवों के द्वारा। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया। महाबलीपुरम में स्थित इमारतों का समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 1984 में शामिल किया गया था। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित महाबलीपुरम नामक स्थान पर स्थित है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंतीदुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण किया था।
कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में 1983 में शामिल किया गया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? बौद्ध। अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 1983 में शामिल किया गया था। अजंता की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग को प्रदर्शित करता है। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट हर्षचरित के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना भी किया था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास ने दो प्रमुख महाकाव्य कुमार संभव तथा रघुवंशम की रचना की। कालिदास की अन्य रचनाओं में प्रमुख खंडकाव्य ऋतुसंहारम, मेघदूतम और 3 प्रमुख नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम तथा विक्रमोर्वशीयम है। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर थे। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? भरत मुनि ने। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया है। महर्षि वेदव्यास ने रामायण की रचना किया। मन्नु ने मनुस्मृति की रचना किया। महर्षि अगस्त्य को सप्तऋषियों में से एक माना जाता है।